This is 44th video of 12th physics. Okay, still we are continuing potentiometer. Potentiometer अपने समझ लिया था लास्ट टाइम पे, है ना? अब आज उसके uses करते हैं. First use of potentiometer is to measure an unknown EMF. वैसे अपने समझ लिया था लास्ट टाइम पे, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ उसको. Second use is to measure, sorry, to compare EMFs of two cells. दो cells का EMF compare करना. And third use is to find internal resistance of a cell. Internal resistance of a cell. ठीक है, ये तीन uses NCERT में गिवन है. To measure an unknown EMF, to compare EMFs of two cells, and to find the resistance of a cell. ठीक है. Again we are starting with to measure an unknown EMF. Okay. Use कोई सा भी हो, तुम्हें एक स्टैंडर्ड पोटेंशियोमीटर का सर्किट याद रखना है. और वो सर्किट क्या है बच्चों? ये दो वायर्स, ठीक है, जो कि पोटेंशियोमीटर है. अपन 4 सेगमेंट्स भी बना सकते हैं, 8 भी बना सकते हैं, 10 भी बना सकते हैं, और एक सिंगल भी बना सकते हैं. ठीक है, मैं दो वायर्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं पोटेंशियोमीटर को. तो दिस इज पोटेंशियोमीटर वायर. द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज कैपिटल L एंड इट्स रेजिस्टेंस इज Rp. तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज Rp बाय L. ठीक है. इसके थ्रू कांस्टेंट करंट मेंटेन करने के लिए एक सेल, एक रियोस्टेट, एक की, है ना, और एक एंड यहां जोड़ दो, और एक अमीटर, दूसरा एंड यहां जोड़ दो. ठीक है, सब सीरीज में. A constant current is maintained through potentiometer wire with the help of a cell, a rheostat, a key and an ammeter. Okay. अगर इस सर्किट की अगर अपन करंट की बात करें तो रियोस्टेट का रेजिस्टेंस RH मान लो, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r मान लो, और पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस इज Rp. सब सीरीज में. तो करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर होगी I इज इक्वल टू, इसका EMF सपोज E है, तो E अपॉन टोटल वोल्टेज अपॉन RH प्लस R प्लस R. ठीक है ना? ये बेसिक चीज है, ये चेंज नहीं होगी. पोटेंशियोमीटर कुछ कहीं भी यूज कर रहे हो अपन, ये चीजें चेंज नहीं होगी. ना ये सर्किट, ना ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, और ना ये करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर है ना. हाँ, अगर सर्किट में या क्वेश्चन में रियोस्टेट नहीं दे रखा है तो उसका रेजिस्टेंस हटा दो वहां से. ठीक है. कोई और रेजिस्टेंस दे रखा है कैपिटल R सपोज, तो वो वहां जोड़ दो, है ना. तो अकॉर्डिंगली इसका चेंज कर देंगे. ठीक है. लेकिन एक बेसिक सर्किट ये अपने को रखना है, इसको ध्यान रखना है. ठीक है ना. अब पहला है टू मेजर एन अननोन EMF. तो तुम लोग क्या लिखोगे थ्योरी के अंदर? सबसे पहले तो टू मेजर एन अननोन EMF ऑफ अ सेल, अरेंज सर्किट डायग्राम एज शोन इन फिगर. और जिस सेल का EMF हमें मेजर करना है उसे यहां लगाओ विद अ गैल्वेनोमीटर एंड अ की and a jockey. ठीक है. And jockey can be connected anywhere on potentiometer by simply touching. ठीक है. Again, to measure an unknown EMF, arrange circuit diagram as shown in figure. Connect the cell whose EMF to be measured as shown in figure. ठीक है. Now, find the balancing length by touching jockey at different points of potentiometer. ठीक है. अगेन यहां पे एक 1 मीटर का स्केल लगा हुआ होगा, है ना, ऐसे करके एक स्केल लगा होगा. तो जो भी बैलेंसिंग लेंथ आएगी उसको अपन मेजर करेंगे. बैलेंसिंग लेंथ मतलब जब गैल्वेनोमीटर 0 शो करेगा. लेट द बैलेंसिंग लेंथ इज L. ठीक है. तो करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर
is I. To drop across unit length, equal to xi. ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट. अगर तुम लोग एनसीईआरटी रीड करोगे तो उसमें इसको फाइ से रिप्रेजेंट कर रखा है xi, पोटेंशियल ग्रेडियंट. ऐसा यूनिट क्या होगी? इट इज वोल्टेज पर यूनिट लेंथ. ऐसा यूनिट क्या होगी? वोल्ट पर मीटर, सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, अब ड्रॉप अक्रॉस यूनिट लेंथ इज xi, तो ड्रॉप अक्रॉस एल लेंथ इज इक्वल टू xi l. और अगर ये बैलेंसिंग लेंथ यानी गैल्वेनोमीटर नल रीडिंग दे रहा है तो इट मींस यहां पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो E1 के इक्वल. ठीक है, तो E1 इज इक्वल टू XIL. दिस इज अननोन EMF, है ना. तो दिस इज फर्स्ट यूज टू मेजर एन अननोन EMF. ठीक है, अब सेकेंड यूज टू कंपेयर EMFs ऑफ टू सेल्स. ठीक है, अब बात करते हैं अपन सेकेंड यूज की. टू कंपेयर EMFs ऑफ टू सेल्स. कंपेयर EMFs ऑफ टू सेल्स. इट इज वेरी सिमिलर, इसलिए इसको साथ में कंसिडर करना है ना. फिर एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है उसको करते हैं. सर्किट डायग्राम, प्राइमरी सर्किट डायग्राम एग्जैक्टली रहेगा, है ना. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राइवर सेल और मेन सेल. और ये वो सेल है जिसका EMF हमें मेजर करना है, कंपेयर करना है. ठीक है, अब जिन दो सेल्स का हमें EMF कंपेयर करना है उनको यहां लगा हुआ है. E1 तो ऑलरेडी लगा हुआ है, E2 को यहां लगा दिया और एक टू वे की लगा दो. बाकी सब ड्रॉप कर देता हूं. ये चीजें चेंज नहीं होंगी. ओके, ये टू वे की लगा दी. दिस इज E1, E2, 1, 2 and this is 3. Okay, है ना. Now again, to compare EMF of two cells, arrange circuit diagram as shown in figure. है ना. The cells whose EMF is to be compared, उनको इस तरीके से सर्किट में कनेक्ट कर लो. Connect them as shown in figure in circuit. Okay. First, insert a key between 1 and 3 and bring E1 in circuit. Bring E1 in circuit. Find the balancing length. Let the balancing length is L1. Then E1 equal to XI is drop per unit length. ठीक है, क्योंकि अगर अपन इसको छुपा लें तो ये पिछला वाला ही सर्किट हो गया और उसमें अपन X और I डिफाइन कर चुके हैं, वो ही रहेंगे, है ना. XI is drop per unit length, तो across L1 length it is XI L1. तो E1 is XI L1. ठीक है. Now remove key from between 1 and 3 and insert a key between 2 and 3. Okay, to bring E2 in circuit. Now E2 is in circuit. Again find the balancing length. Balancing length will be definitely somewhat different. ठीक है, it is L2, may be greater than L1 or may be less than L1. So let it is L2. Then E2 is equal to XIL2. है ना. This is first, this is second. Now by first and second, E1 by E2 equal to XIL1 upon XIL2. It implies L1 by L2. This is comparison of EMFs of two cells. So simple. ठीक है ना. Arrange circuit diagram as shown in figure, and then one by one bring E1 and E2 in circuit. Find balancing length for E1, then for E2. E1 equal to XIL1, E2 equal to XIL2, E1 by E2 equals to L1 by L2. X is resistance per unit length of wire, and I is the current flowing through potentiometer wire. मैंने लास्ट टर्म पे भी तुम्हें बोला था कि ये I इस पे डिपेंड नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ गैल्वेनोमीटर है बच्चों.
क्योंकि अपन रीडिंग ही वो ले रहे हैं जब गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो इट मींस यहां से करंट डिवाइड नहीं होगा, वो यही फ्लो होगा, ठीक है ना। तो दिस आई which is flowing through potentiometer wire is independent of these cells, ठीक है। तो ये आई यही रहेगा, ध्यान रखना। अब पहले अपन एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों, एनसीईआरटी में पेज 128 पे क्वेश्चन है 3.12। In a potentiometer arrangement, a cell of EMF 1.25 volt gives a balance point at 35 centimeter length of the wire, full stop. If the cell is replaced by another cell and the balance point shifts to 63 centimeter, what is the EMF of the second cell? तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, है ना। देखो पहले EMF दे रखा है 1.25 वोल्ट और बैलेंसिंग लेंथ दे रखी है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। देन दूसरे सेल के लिए E2 गिवन नहीं है, लेकिन बैलेंसिंग लेंथ दे रखी है 63 सेंटीमीटर, 63 है ना, ठीक है। तो आपने को E2 फाइंड करना है, तो E1 by E2 इक्वल टू L1 by L2, सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। तो 1.25 by E2 इक्वल टू 35 by 63। इसको सॉल्व तुम लोग करना होगा, ओके, है ना, सो सिंपल। अगेन पहले अपन एक यूज और कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3.22 और 24 करेंगे बच्चों। बच्चों कुछ बुक्स में मैं दिखा देता हूं तुम्हें, 23 ये वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब हट गया है, कट गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है। कुछ बुक्स में ये 24 होगा और कुछ बुक्स में 23 ही क्वेश्चंस होंगे। तो आपने को ये वाला क्वेश्चन करना है S23, है ना। जिन बुक्स में 23 ये क्वेश्चन हो वो कट गया है, जिन बुक्स में 23 ही क्वेश्चन हो तो उसमें ये हट गया हो, जिनमें 24 हो तो 23 हटाना है तुम्हें, ठीक है। अब पहले अपन करते हैं टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, थर्ड यूज इज टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। To find internal resistance of cell, ठीक है। इसके लिए पहले अपन दो चीजें रिवाइज करते हैं। उन दो चीजों में से पहली चीज क्या है कि किसी भी सेल का जो ईएमएफ था वो अपन ने डिफाइन किया था the potential difference across two ends of cell when no current is flowing through cell, इसको EMF कहते हैं। The potential difference across two ends of cell when no current is flowing through cell is called EMF of cell। फिर इसी में अपन ने एक और चीज डिफाइन की थी, टर्मिनल वोल्टेज। The potential difference across two ends of cell when key is closed, some current is flowing through cell, इनका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब जो वोल्टेज होगी वो टर्मिनल वोल्टेज होगी। तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ सेल व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू सेल इज कॉल्ड ईएमएफ। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू सेल, ओहो सब उल्टा हो गया। The potential difference across two ends of cell when no current is flowing through cell is called EMF, or cell is an open circuit. The potential difference across two ends of cell when some current is flowing through cell or cell is in closed circuit is called terminal voltage, ठीक है। उसके बाद अपन ने एक्सप्रेशन किया था इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का, और वो था EMF अपॉन टर्मिनल वोल्टेज -1 into कैपिटल।
where capital R is this resistance, because of which current is flowing through circuit. So this is EMF of a cell, this is internal resistance of a cell, है ना? तो ये तीनों चीजें यूज करेंगे हम लोग. अगेन मैंने तुम्हें क्या बोला, प्राइमरी सर्किट पोटेंशियोमीटर का चेंज नहीं होगा. तो पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट में तुम्हें क्या करना है, वही दो वायर्स, ठीक है. तो ये एक लॉन्ग वायर हो गया, थ्रू मेटल स्ट्रिप इसको जोड़ दिया. एक सेल, एक रियोस्टेट, एक की, है ना, एक अमीटर, ठीक है, और ये सर्किट. दिस इज द प्राइमरी सर्किट विद द हेल्प ऑफ अ सेल, a rheostat, a key and an ammeter. We are maintaining a constant current through potentiometer wire. Constant current through potentiometer wire is must. ठीक है. अब जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है उसको यहां लगाओ, ठीक है, यहां उसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगाओ. फिर से वही गैल्वेनोमीटर और जॉकी, लेकिन अब की बार क्या करना है अपने को, इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस बॉक्स और एक की और जोड़ दो. ठीक है, यानी जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है उसके अक्रॉस मैंने क्या करा, एक रेजिस्टेंस बॉक्स और की और लगा दी. ठीक है. अब पहले इस की को ओपन रखा, जब मैं इस की को ओपन रखूंगा तब और बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करूंगा, तब यहां कोई करंट नहीं होगा, तभी ये गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन देगा. बैलेंसिंग लेंथ की बात कर रहे हैं अपन. तो एट बैलेंस गैल्वेनोमीटर विल शो नल डिफ्लेक्शन. तो इट मींस यहां कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और ये की ओपन है तो यहां भी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है. तो इट मींस सेल के थ्रू एक्चुअल में कोई करंट नहीं है. And if there is no current through cell, then its actual EMF is compared. So let the EMF of cell is E1 or balancing length is L1. So E1 is XIL1. E1 is what? XIL1. ठीक है? This is first step. Now second step is insert a key over here. As soon as we insert a key over here, there is always a current in this part of circuit. ठीक है. Again find balancing length. Now when you will find balancing length, then this galvanometer will read 0. It means there is no current in this part of circuit, but there is always a current in this part of circuit. It means there is some current through cell, definitely some current through cell. So it means its actual EMF is not compared. It means its terminal voltage is being compared. Okay, है ना. तो इन सेकेंड केस जब अपन यहाँ की क्लोज कर देंगे, तब सेल के थ्रू, इस पार्ट के थ्रू हमेशा एक करंट होगी, और करंट होगी तो इट मींस सेल के थ्रू हमेशा एक करंट रहेगी. तो इवन एट बैलेंस देयर इज अ करंट थ्रू सेल. तो इसका मतलब इसका EMF कंपेयर नहीं हो रहा है, इसका टर्मिनल वोल्टेज कंपेयर हो रहा है. तो बैलेंसिंग लेंथ विल बी समवॉट लेसर. नाउ इट इज लेट L2. तो E2 दैट इज V इज XIL2, क्योंकि अब इसका टर्मिनल वोल्टेज कंपेयर होगा, और टर्मिनल वोल्टेज कंपेयर होगा तो उसको मैंने V बोल दिया, तो V इज XIL2. तो E1 by V is L1 by L2. और ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस होगा वो R का काम करेगा. ठीक है. तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या हो जाएगा, E by V minus 1 into capital R, है ना. इन दिस केस अपन ने इसको E1 बोला है, तो इट इज L1 by L2 minus 1 into capital R. दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. ओके, है ना. फिर से सुनो बच्चों, तुम्हें क्या करना है, अगर अपन थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में इस चीज को समझे तो तुम्हें स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं. पहले इस की को ओपन रखना है और बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करनी है. ठीक है. दैट बैलेंसिंग लेंथ इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू EMF ऑफ सेल. सेकेंड स्टेप में तुम्हें क्या करना है, इस की को क्लोज करना है, फिर से बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करना है.
जब इस की को क्लोज कर दोगे तुम तो यहाँ हमेशा एक करंट रहेगी, तो इट मींस सेकेंड बैलेंसिंग लेंथ इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू टर्मिनल वोल्टेज। तो E1 इज XI-L1, V इज XI-L2, L2 इस केस में इज लेस देन L1 है ना, तो E1 by V इज L1 by L2, तो ये इसके अंदर पुट कर दिया, E by V minus 1 into capital R, that is L1 by L2 minus 1 into capital R. This is the internal resistance of cell. ठीक है ना। थ्योरी में क्या लिखोगे, अरेंज सर्किट डायग्राम एज शोन इन फिगर, connect a resistance box across the cell whose internal resistance is to be found. ठीक है, then first keep this key open and find balancing length, it is corresponding to EMF. Then second, now close this key and again find balancing length. Now there is always a current through this cell, thus this balancing length is corresponding to terminal voltage. ठीक है, तो E1 is XI-L1, V is XI-L2 एंड बाकी सब, ठीक है, सब क्लियर है बच्चों। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी में, जो लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है ना, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं। क्वेश्चन है, फिगर शोज अ 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन of internal resistance of 1.5 volt cell. The balance point of the cell in open circuit is 76.3 centimeter. When a resistor of 9.45 ohm is used in the external circuit of the cell, the balance point shifts to 64.8 centimeter length of the potentiometer wire. Determine the internal resistance of the cell. है ना, मैं इसके अकॉर्डिंग सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं कनेक्ट किया, सिर्फ एक सेल और एक पोटेंशियोमीटर वाला बना दिया है ना। तो एक सेल और एक पोटेंशियोमीटर वायर, फिर यहां पे वो सेल लगा दिया और इसके अक्रॉस एक 9.5 ओम डॉटेड दिखा रखा है ना, तो अपन यहाँ पे उसके लिए की लगा है, और गैल्वेनोमीटर 2 बार दिखा रखा है इससे, ठीक है ऐसे। तो अब ये 2 वोल्ट है ना। अब जब ये की ओपन है, सॉरी ये की ओपन है, तब बैलेंसिंग लेंथ इज व्हाट 76.3 सेंटीमीटर। तो E इक्वल टू XI 76.3, फिर 9.5 ओम से शॉर्ट कर दिया, एंड देन द बैलेंसिंग लेंथ इज XI 65 सेंटीमीटर, 64.8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास E by V आ गया 76.3 अपॉन 64.8। ये यहां प्लेस करो, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 76.3 अपॉन 64.8 माइनस 1 इनटू कैपिटल R इज 9.5, दिस मच है ना। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सॉल्व करोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल आ जाएगा। ओके, समझ आया बच्चों, ये तुम्हारी पोटेंशियोमीटर की थ्योरी खत्म हो गई है ना। अब अपन बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पोटेंशियोमीटर। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पोटेंशियोमीटर। ये एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है 3.22। इस क्वेश्चन को भी तुम लोग ट्राई करना, और इसके जो आंसर्स है ना अलग अलग पार्ट के, वो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पोटेंशियोमीटर के आंसर्स हैं एक तरीके से। ठीक है, तो इसको अपन क्वेश्चन को तुम लोग ट्राई करना, इसको डिस्कस अपन नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, उसी में तुम्हें सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पोटेंशियोमीटर लिखवाऊंगा। ठीक है, बाय बच्चों। वेलकम बैक बच्चों, दिस इज 45th वीडियो ऑफ 12th फिजिक्स। ओके, है ना, पोटेंशियोमीटर ही कंटिन्यू कर रहे हैं, पर प्रोबेबली आज पोटेंशियोमीटर का लास्ट वीडियो होगा, इनफैक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से अपन मैग्नेटिक इफेक्ट चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। अब पहले अपन
some important points about potentiometer. पहला important point is the wire of potentiometer should be of uniform cross section, high resistivity and low alpha. ठीक है. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से देखो, एक रेजिस्टेंस हम हमेशा जिसका ईएमएफ कंपेयर करना है उसके सीरीज में लगा के रखते हैं. ठीक है. क्यों? अब सपोज करो ये नहीं है और इसका ईएमएफ 1 वोल्ट है, तो अगर यहां 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तब तो कोई बात नहीं, ये बैलेंस हो जाएंगे एंड गैल्वेनोमीटर विल रीच 0. अब यहां 1 नहीं है, सपोज 0.5 वोल्ट ही ड्रॉप हो रहा है, और 0.5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है तो ये बैलेंस नहीं हो रहे. अब बैलेंस नहीं हो रहे तो इन वायर्स का रेजिस्टेंस हम कितना कंसीडर करते हैं? 0. तो इस पार्ट के अक्रॉस 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये बैलेंस नहीं हो रहा है. तो 1 minus 0.5 is 0.5. और अगर इस पार्ट का रेजिस्टेंस टेंडिंग टू 0 है, क्योंकि वायर्स का रेजिस्टेंस हम 0 कंसीडर करते हैं, तो द करंट विल टेंड टू इनफाइनाइट. ठीक है. द करंट विल टेंड टू इनफाइनाइट. तो इसलिए हम क्या करते हैं, भाई बैलेंस है तब तो कोई बात नहीं है ना, तब तो ये गैल्वेनोमीटर 0 रीड करेगा. बैलेंसिंग लेंथ से अगर दूर है ये पॉइंट, क्योंकि हमें इनिशियली नहीं पता होगा, हम तो अलग अलग पॉइंट्स पे टच करा के देखेंगे, तो जब ये बैलेंसिंग लेंथ से बहुत दूर है ये पॉइंट, तब यानी जॉकी बहुत दूर है, तब इस पार्ट के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, और उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इस पार्ट में एक लार्ज करंट फ्लो हो जाएगी. उस लार्ज करंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी टू प्रोटेक्ट सर्किट फ्रॉम ओवर करंट, हम हमेशा एक रेजिस्टेंस यहां लगा के रखते हैं. ठीक है. इनफैक्ट किलो ओम के अंदर, कि अब यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी हो, यहां पे कुछ भी हो, बैलेंस हो या ना हो, सपोज जैसे यहां 0.5 है और ये 1 वोल्ट है, तो 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहां अप्लाई होगा. तो 0.5 अपॉन ये जो भी रेजिस्टेंस है, मान लो 1 किलो ओम, तो 1000 ओम तो आएगा ही आएगा. तो 0.5 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो नहीं है ना. समझ आया बच्चों? तो always a high resistance is connected with in series with the cell whose EMF is to be compared or measured to protect circuit from overcurrent. है ना. जिन बच्चों ने एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3.22 एक्सरसाइज का 3.22 ट्राई किया होगा, है ना, उन्हें ये चीज पता होगी. नहीं तो आप ट्राई करना. इनफैक्ट क्वेश्चन में ही आंसर है उसका कि दिस रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू प्रोटेक्ट सर्किट फ्रॉम ओवरकरंट. ठीक है. एक बात तो ये. दूसरी बात कि क्या इस रेजिस्टेंस का बैलेंसिंग लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? भाई क्यों लगा दिया, ऐसे कैसे लगा दिया, है ना, बैलेंसिंग लेंथ चेंज हो जाए? तो नहीं, बैलेंसिंग लेंथ पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा. रीजन क्या है कि हम रीडिंग ही वो लेते हैं जब गैल्वेनोमीटर रीड 0, और अगर गैल्वेनोमीटर 0 रीड करना है तो यहां कोई करंट फ्लो नहीं होगी. कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो इट मींस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा. ठीक है. तो इस हाई रेजिस्टेंस का बैलेंसिंग लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो तुम्हें सेकंड पॉइंट क्या ध्यान रखना है, ऑलवेज अ हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गिवन cell whose EMF is to be measured or compared to protect circuit from overcurrent. इसी का दूसरा पार्ट कि there is no, this high resistance will make no difference in balancing length. ठीक है. क्योंकि
पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन, रीडिंग ही वो लेते हैं जब यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होता है ना। इसको बल्कि थर्ड पॉइंट बनाएगा कि दिस हाई रेजिस्टेंस विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इन द बैलेंसिंग लेंथ। अब इसी के साथ इसका मतलब भाई अब इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो अगर इस सेल का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब जिस सेल का ईएमएफ हम मेजर कर रहे हैं या कंपेयर कर रहे हैं उसका भी बैलेंसिंग लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि पोटेंशियोमीटर इज एन आइडियल डिवाइस टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल। हमेशा ईएमएफ ही कंपेयर होगा, ठीक है ना। तो एक फोर्थ पॉइंट और क्या बना लेना, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल हुज ईएमएफ इज टू बी मेजर्ड और कंपेयर्ड makes no difference on balancing length, ठीक है ना। 4 पॉइंट्स हो गए। अब 5वां पॉइंट, ठीक है, 5वां पॉइंट क्या है, देखो भाई इस सर्किट की करंट क्या होगी, I इक्वल टू इस पार्ट की करंट E ये वाला वोल्टेज अपॉन पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस आरपी मान लो, आरपी प्लस आरएच प्लस इसका अगर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है तो ठीक है। अब यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस अगर x है, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस अगर x है पोटेंशियोमीटर वायर का, तो यूनिट लेंथ के अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा, फाई इक्वल टू एक्स है। कई बार कर चुके हैं x इंटू पी अपॉन आर पी प्लस आर एच प्लस आर। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अब मान लो इसका वोल्टेज E है, E डैश है सपोज, और बैलेंसिंग लेंथ आई L, तो L लेंथ के अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा, फाई इंटू L, और ये E डैश होगा, ठीक है। तो E डैश कितना होगा, फाई is x into E upon RP plus RH plus R into L, है ना। अब एक चीज नोटिस करो, देखो ये जो E डैश होगा ये स्ट्रिक्टली कांस्टेंट होगा, क्योंकि जिसका ईएमएफ हमें मेजर करना है या कंपेयर करना है वो तो फिक्स्ड है, तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। x भी कांस्टेंट है, ठीक है। सपोज इनमें से कोई रेजिस्टेंस चेंज हो गया सपोज, तो क्या बैलेंसिंग लेंथ पे फर्क पड़ेगा, यस और नो, डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस चेंज होंगे तो ये करंट चेंज होगी। ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो इस ये I है, तो एक तरीके से I इंटू एल इक्वल टू कांस्टेंट है, तो L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। तो सपोज करो कि किसी रीजन से इनमें से कोई रेजिस्टेंस बढ़ गया, अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो I कम होगा, I कम होगा तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी, है ना। यानी बैलेंसिंग लेंथ अगर ऐसे कर देते हैं, ये PQ कर देंगे इसको, है ना, और बोलेंगे कि भाई ये रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो बैलेंसिंग लेंथ विल शिफ्ट टुवर्ड्स Q और टुवर्ड्स P। तो अगर ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो सर्किट की करंट कम होगी, सर्किट की करंट कम होगी तो सेम वोल्टेज कंपेयर करने के लिए या बैलेंस करने के लिए हमें ज्यादा लेंथ यूज करनी पड़ेगी, है ना। और उसका रीजन क्या है कि करंट कम होगी अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगी तो बैलेंसिंग लेंथ, करंट रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगी, करंट कम होगी तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। ऐसे ही अगर सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर दिया हो बड़ा सा कैपिटल R, तो वो यहाँ जुड़ेगा फिर, क्योंकि सब सीरीज में है, और वो रेजिस्टेंस ऐड होगा तो करंट बढ़े घटेगी, करंट घटेगी तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी, ठीक है ना। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है बच्चों कि, है ना। और इसी में एक और चीज समझ लो, इसका मतलब इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का बैलेंसिंग लेंथ पे फर्क पड़ेगा। अगर ये बढ़ेगा तो करंट कम होगी तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी,
अगर ये घटेगा तो करंट बढ़ेगी, तो बैलेंसिंग लेंथ घटेगी। ठीक है, तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है? नेक्स्ट पॉइंट, ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ रेजिस्टेंस इन सीरीज विद पोटेंशियोमीटर वायर, द बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीजेस, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स Q। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ रेजिस्टेंस इन सीरीज विद पोटेंशियोमीटर वायर, the current through potentiometer decreases and thus balancing length increases। ठीक है, अब इंक्रीज इन रेजिस्टेंस किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, अगेन नेक्स्ट पॉइंट है ना, ये अब ध्यान रखना, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके इंटरनल रेजिस्टेंस का बैलेंसिंग लेंथ में फर्क पड़ेगा। अगर ये बढ़ेगा तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी, अगर ये घटेगा तो बैलेंसिंग लेंथ घटेगी। इन जनरल इस सर्किट का किसी भी तरीके से रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम होगा, तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, इट इज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी होती है कि कितनी छोटी वोल्टेज मेजर कर सकता है ना। सेंसिटिविटी इज कितनी छोटी चीज का रिस्पॉन्स आ रहा है, तो कितनी छोटी वोल्टेज मेजर कर सकता है, दैट इज सेंसिटिविटी। अब यहां वोल्टेज मेजर करने का मतलब है लेंथ मेजर करना, क्योंकि लेंथ के अक्रॉस ही वोल्टेज निकाल रहे हैं। इसका मतलब हम जितनी छोटी लेंथ मेजर कर सकते हैं उतनी छोटी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। अब मिनिमम लेंथ हम डेफिनेटली कितनी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि यहां मीटर स्केल लगा हुआ, तो मिनिमम लेंथ हम 1 mm रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 mm के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, दैट इज द लीस्ट वोल्टेज दैट पोटेंशियोमीटर कैन मेजर। ठीक है, अब 1 mm के अक्रॉस वोल्टेज xi, दिस इज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। अगर x 1 mm का रेजिस्टेंस है तो xi 1 mm के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, तो ये एक तरीके से सेंसिटिविटी है। ये जितना छोटा होगा उतनी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। अब इसको बढ़ाने का तरीका क्या है, यानी सेंसिटिविटी बढ़ाने का तरीका, इसका मतलब इसको घटाओ। इसको घटाने का तरीका क्या है कि I घटाओ, क्योंकि x तो फिक्स है, I घटाओ। I घटाने का क्या तरीका है कि इनमें से कोई सी भी एक चीज इंक्रीज करो, या तो पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस बढ़ाओ, या भाई यहां पे लिख देता हूं मैं, आई क्या होता है, E अपॉन RP प्लस RH प्लस R। ठीक है, तो या तो पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस बढ़ाओ। अब पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कैसे बढ़ाएंगे? ज्यादा सेगमेंट्स यूज करो। जितना लंबा पोटेंशियोमीटर वायर यूज करोगे उतना ही RP ज्यादा होगा, तो उतनी करंट कम होगी, तो उतनी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, दूसरा तरीका, एक हाई रेजिस्टेंस लगा दो यहां सीरीज में, बड़ा सा रेजिस्टेंस बॉक्स लो, उसमें बड़ा सा रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करो, तो वो यहां ऐड हो जाएगा। यहां ऐड होती है I घट गया, I घट गया तो xi घट गया, तो यानी यूनिट लेंथ के अक्रॉस ड्रॉप घट गया, तो अपन और छोटी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। ठीक है, समझा? तो सुनो बच्चों, to increase sensitivity of a potentiometer, either a high resistance is connected in series with potentiometer wire, or a potentiometer with longer bridge wire is used। ठीक है, जितना लंबा पोटेंशियोमीटर का वायर लोगे उतनी उसकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी, यानी उतनी छोटी वोल्टेजेस हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर, either a high resistance is connected in series with potentiometer wire, or potentiometer with a longer bridge wire is used। ठीक है ना? और एक लास्ट पॉइंट जो अपन शुरू से करते आ रहे हैं कि पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड ओवर वोल्टमीटर टू मेजर EMF since it is based on null diffraction, or it actually measures the EMF of a cell। ठीक है ना बच्चों, है ना? तो ये अब तुम्हारा पोटेंशियोमीटर वाला पार्ट खत्म हो गया।
हाँ बच्चों, पोटेंशियोमीटर के कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन। क्वेश्चन लिखो फटाफट। द रेजिस्टेंस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर is 25 ohm. A resistance box and a 2-volt accumulator are connected in series with it. Potentiometer वायर के संग सीरीज में लगा दिया। Full stop. What resistance should be introduced in the box to have a potential drop of 1 microvolt per millimeter? ये पोटेंशियल ग्रेडियंट दे रखा है अपने को। वोल्टेज ड्रॉप चाहिए अपने को 1 माइक्रोवोल्ट पर मिलीमीटर ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है। क्वेश्चन है कि एक पोटेंशियोमीटर वायर है 10 मीटर लंबा, इसकी लेंथ जो है ना यहां से यहां तक 10 मीटर है। एक 2 वोल्ट का सेल और एक रेजिस्टेंस बॉक्स इन सीरीज में पोटेंशियोमीटर वायर लगा दिया है ना। ये क्वेश्चन है। 2 वोल्ट का सेल है और यहां का रेजिस्टेंस हमें नहीं पता और इसका रेजिस्टेंस हमें पता है, इट इज 25 ओम। आरपी जो है ना दैट इज 25 ओम। ठीक है। अब हमें चाहिए 1 माइक्रोवोल्ट पर मिलीमीटर, तो 1 माइक्रोवोल्ट पर मिलीमीटर। ठीक है। इसका मतलब यहां तो लिखो मीटर मिलीमीटर, यहां वोल्ट, तो इसका मतलब हमें 10⁻³ वोल्ट पर मीटर ड्रॉप चाहिए। ठीक है ना बच्चों, तो हो गया भाई। फाई इक्वल एक्स है। ठीक है। फाई इज 10⁻³ x rp by L, तो 25/10 है ना। I इस पूरे सर्किट की करंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था, x है, तो x इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, तो इट इज rp by लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 10 मीटर। ये वाला क्वेश्चन में I टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो इट इज R प्लस इट इज 25। ठीक है। और कोई रेजिस्टेंस है ना। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा R प्लस 25 इज इक्वल टू 50/10 इंटू 10⁻³। ठीक है। तो ये कैंसिल, तो ये R आ गया 4975 4975 ओम रेजिस्टेंस यहां पे अगर अपन इंट्रोड्यूस कर दें, ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ यानी xi विल बी व्हाट 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। सो सिंपल। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, लिखो क्वेश्चन फटाफट, थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन। क्वेश्चन 2.23, ये मैंने तुम्हें शायद CBSE 2006 शायद। अच्छा क्वेश्चन लिखो। A 10 meter long wire of uniform cross section and 20 ohm resistance is used in a potentiometer. The wire is connected in series with a battery of 5 volt along with an external resistance of 480 ohm. If an unknown EMF E is balanced at 6 meter length of the wire, if an unknown EMF E is balanced at 6 meter length of the wire, comma, calculate A part, the potential gradient of the potentiometer wire, and B part, the value of unknown EMF. ठीक है। तो पहले फटाफट सर्किट डायग्राम बना लो इसके अकॉर्डिंग। है ना। हर बार तुम्हें क्या करना है, मैंने तुम्हें क्या बोला है कि सबसे पहले तो ये 2 वायर और ये तैयार कर दो। ये पोटेंशियोमीटर है अपना। अब इसके सीरीज में क्या क्या लग रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड ऑफ रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम
और इसकी लेंथ दे रखी है 10 मीटर, ठीक है। द वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट, 5 वोल्ट की बैटरी है, along with an external resistance of 480 ohm, एक रेजिस्टेंस है 480 ओम का, थोड़ा दूर लगा दो, ऐसा ना लगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस है, 480 ओम, और ये इसको जोड़ दिया और इसको इधर जोड़ दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है। इफ एन अननोन EMF इज बैलेंस्ड एट 6 मीटर लेंथ ऑफ द वायर, 6 मीटर पे बैलेंस्ड है अननोन EMF, है ना। तो ये लेंथ दे रखी है अपने को 6, यहां ले लो, फिगर रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ठीक है। यहां से यहां तक की लेंथ दिस प्लस दिस इज 6 मीटर, ओके। अब क्वेश्चन है, एक तो पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड द वैल्यू ऑफ अननोन EMF। तो आप पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है, phi is x है, phi is x, what is x? Rp by L, so it is 20 by 10. I is what? Is circuit current, so it is total voltage upon total resistance, 480 plus 20, इतना वोल्ट पर मीटर, ये फाइल, तो इसको सॉल्व कर लो। इट इज 100 बाय, ध्यान से देखो, ये 10 इंटू 500, तो ये कैंसिल हो गया, इट इज 1 बाय 50, 1 बाय 50 इज व्हाट? 0.02 वोल्ट पर मीटर। दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना, 0.02 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अब 0.02 वोल्ट पर मीटर, अच्छा अब इसकी सेंसिटिविटी अगर देखनी ना अपने को, कितना छोटा, क्योंकि हम मिनिमम 1 बारे में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको 0.02, 1 मीटर पे अपन कितना मेजर कर सकते हैं? 0.02, तो 1 मिलीमीटर, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000, तो इसको 1000 से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा 0.02 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मिलीमीटर, 0.02 मिलीवोल्ट पर मिलीमीटर। इतना मिनिमम वोल्टेज हम इससे मेजर कर सकते हैं, 0.02 मिलीवोल्ट तक, ठीक है। अब है व्हाट इज द EMF ऑफ दिस सेल, है ना, तो इस सेल का EMF E' मान लो, तो E' इज XIL, XIL हमें पता है, XI कितना है? 0.02 इंटू लेंथ कितनी है बैलेंसिंग? 6, तो कितना आ जाएगा मुझे? 0.12 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। इट इज व्हाट? 0.12 वोल्ट। दिस इज द EMF ऑफ दिस सेल, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, NCERT का एग्जाम्पल 3.10, NCERT का एग्जाम्पल 3.10, ये अभी रिसेंटली बोर्ड में भी आया था, 3 मार्क्स यानी 5 मार्क्स में। हालांकि क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर जैसा नहीं है, सिंपल रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन हमें पोटेंशियोमीटर में दे रखा है कि NCERT का 3.10 एग्जाम्पल, resistance R ohm draws current from a potentiometer. The potentiometer has a total resistance R naught ohm. पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस R naught ohm है, ठीक है, और ये R है, और ये जब इसके मिडिल में कनेक्टेड है, मिडिल में, है ना, अच्छा वोल्टेज डायरेक्टली V, तो derive an expression for the voltage across R when the sliding contact is in the middle of the potentiometer.
तो ये तो बहुत सिंपल है बच्चों। कैसे करोगे, है ना, थोड़ा छोटा फिगर बनाता हूँ मैं ऊपर कि ये वोल्टेज है V, ये R0 है और ये R है, ये इसके मिडिल में कनेक्टेड है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, इसको दो पार्ट्स में तोड़ दो, R/2 R/2, R0/2 R0/2 और ये, ठीक है, V। अब ये दोनों पैरेलल, ये सीरीज, तो ये दोनों पैरेलल कितना हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद यहां ना, ये यहां, तो V और ये दोनों पैरेलल क्या हो जाएगा, R/0/2 अपॉन R प्लस R0/2, पैरेलल में जोड़ दो 1/R प्लस 1/R0/2, तो 1/R प्लस 1/R0/2, तो ये हो जाएगा R/R0 और ऊपर हो जाएगा R0 प्लस 2R, इट इज 1/R डैश, ठीक है। तो R डैश हो जाएगा R/R0 अपॉन R0 प्लस 2R, जहां तक यही होगा R/R0/2 अपॉन R प्लस R0/2, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा R/R0 अपॉन R0 प्लस 2R और ये R0/2, ठीक है। अब इस सर्किट की करंट कितनी होगी, I V अपॉन इन दोनों का सम, क्योंकि ये दोनों सीरीज में सीरीज टोटल रेजिस्टेंस, तो R/R0 अपॉन R0 प्लस 2R प्लस R0/2, तो I हो जाएगा V अपॉन 2R/R0 प्लस R0 प्लस 2R अपॉन R0 प्लस 2R इंटू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2R0 प्लस 2R इंटू V अपॉन, ये हो जाएगा बच्चों 4R/R0 प्लस R0 स्क्वायर, है ना। ये करंट हो जाएगी इस सर्किट की। अब लेकिन अपने को तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है ना, R के अक्रॉस, तो जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा वही इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज होगा। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, ये करंट और ये रेजिस्टेंस, तो V इक्वल टू I V डैश, ठीक है। तो I ये पूरा ले लो, 2R0 प्लस 2R अपॉन R0 तो कॉमन ले लो, 4R प्लस R0 इंटू V इंटू I, सॉरी R R/R0 अपॉन R0 प्लस 2R, ये बड़े कटे, V डैश आ गया 2R/R0 अपॉन R0 4R प्लस R0, ये भी बड़ा कटा 2R अपॉन 4R प्लस R0 इंटू V, ये वोल्टेज ड्रॉप आ गया अक्रॉस रेजिस्टेंस, ठीक है। टू VR अपॉन R0 प्लस 4R, है ना, समझ आया, इसको कर लेना अच्छी तरह, ठीक है। अब ये पोटेंशियोमीटर अपना खत्म हो गया है, जो भी क्वेश्चंस हो डिस्कस करो मेरे से, ठीक है। नेक्स्ट टर्न से अपन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4, ठीक है। बाय बच्चों।